हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मतिया की पैशन शिक्षा एंड दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NIOS की समरी। ठीक है, हमने कोर्स 501 की जो उसमें 10 यूनिट थी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 502 और ये इसमें ब्लॉक 1 रहने वाला है और इसकी यूनिट फर्स्ट इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस यूनिट को। और यह समरी आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, CTET, UPTET, सुपर टेट, KVS, DT+ भी सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें, विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण, कि स्कूल में बच्चों के स्टार्टिंग टाइम पे क्या उनका अधिगम और शिक्षण होता है इसमें। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत और अभ्यास के निम्न 3 उपागमों जिनके नाम निम्न हैं। तो 3 उपागम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखते हैं ज़रा। फर्स्ट है इसमें शिक्षण और अधिगम के लिए व्यवहार का रूपांतरण, सेकंड है शिक्षण और अधिगम के लिए समस्या समाधान और थर्ड है शिक्षण और अधिगम के लिए अनुभवों का निर्माण। ठीक है, तो 3 उपागम है। फर्स्ट है व्यवहार का रूपांतरण, सेकंड है समस्या समाधान और थर्ड है अनुभवों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम की अवधारणा और प्रक्रिया, कि अधिगम की क्या अवधारणा है और क्या इसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, अधिगम से क्या मतलब है यहाँ पर, लर्निंग से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें अधिगम अधिक या कम स्थायी के द्वारा संसार में हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है, इसके द्वारा हमें क्या करना है और हमें क्या अवलोकन करना है, इन सब के द्वारा रूपांतरित होने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अधिगम क्या है कि हम सीखते कैसे हैं चीज़ों की, जो हमारे आसपास या हमारे वातावरण में जो जो एक्टिविटी या जो जो चीज़ें होती हैं उन सबको हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ठीक है, इन सब के द्वारा रूपांतरण होने की एक प्रक्रिया ही क्या है कहलाती है, हमारी अधिगम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को मूलभूत किया जाता है या प्रशिक्षण विधि के द्वारा परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिगम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है, या उसे प्रशिक्षित इसमें किया जाता है, यानी कि ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान और प्रवृत्ति प्राप्त करता है जिनका सामान्य रूप से जीवन की मांग के अनुसार मिलना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसकी आदतें, ज्ञान और प्रवृत्ति प्राप्त करता है अधिगम के द्वारा, और जो उसका जीवन होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, हर रोज़ नई चीज़ें व्यक्ति सीखता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम व्यक्तित्व में पूर्णतः परिवर्तन कर देता है और उसके प्रदर्शन में परिवर्तन की चमक दिखाई देती है। जब व्यक्ति किसी चीज़ को सीख लेता है तो उसका क्या हो जाता है, बिहेवियर बिल्कुल चेंज आ जाता है या वो उसके अनुरूप ही रिएक्ट करने लगता है। तो अभ्यास के द्वारा होता है ये, और फिर भी यह अंतर्दृष्टि से या अन्य कारकों या स्मरण से पैदा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम को निम्न प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है। तो अधिगम को किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्यवहार का पूर्णतः स्थायी रूपांतरण, यानी मीन्स जो उसका बिहेव होगा व्यक्ति का उसमें क्या होगा, परमानेंट चेंज आ जाएगा। सेकंड है जीवन की मांगों से मिलने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान और वृत्ति को ग्रहण करना। ठीक है, टाइम बाय टाइम वो अपनी लाइफ में जैसे जैसे ग्रो होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी लर्निंग भी होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति में पूर्णतः स्थायी परिवर्तन आ जाना। ठीक है, कि व्यक्तित्व में व्यक्ति के किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी में क्या है, परमानेंट चेंज उसके बिहेवियर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो अधिगम की प्रक्रिया की जो विशेषताएं हैं क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि लर्निंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। नेक्स्ट है अधिगम सुविचारित है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक व्यक्तिवादी है। अधिगम एक व्यक्ति के वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। ठीक है, और अधिगम क्या है, स्थानांतरणीय है। तो अधिगम या तो लर्निंग क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, प्रत्यक्ष लक्ष्य होता है इसका, सुविचारित होती है। ठीक है, और
और लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस होती है, क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, ठीक है, व्यक्तिवादी होती है। और इसमें व्यक्ति क्या है कि वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करता रहता है, ठीक है। और लर्निंग क्या है, स्थानांतरणीय है, मतलब कि जो लर्निंग होती है वो हम अगर लाइफ में कोई चीज़ सीखते हैं तो वो एक पॉइंट पर सीख कर हम कहीं उसे दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लर्निंग क्या हो जाती है, स्थानांतरणीय हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फर्स्ट है इसमें अधिगम और परिपक्वता। तो परिपक्वता क्या है, हेरिडिटी, वृद्धि की प्रक्रिया, विकासीय प्रक्रिया से संबंधित होती है, ठीक है। जो परिपक्वता होती है वो किससे संबंधित होती है, डेवलपमेंट या विकास के प्रोसेस से, ठीक है। यह परिवर्तनों का वर्णन करती है जो अपेक्षाकृत वातावरण के प्रभाव से स्वतंत्र है, और यह माना जाता है कि यह वंशवाद या परंपरावाद के प्रभाव से पूर्ण रूप से संबंधित है। तो परिपक्वता वृद्धि की प्रक्रिया है या विकास से संबंधित होती है, ठीक है। यह परिवर्तनों का भी वर्णन करती है, यानी कि जो चेंज आते हैं किसी भी पर्सन में या उसके बिहेवियर में लर्निंग बाय डूइंग से या लर्निंग से, ठीक है, उनके बारे में भी बताती है। और ये क्या है, एक स्वतंत्र होती है। और लर्निंग क्या होती है, एक परंपरावाद या किसी प्रभाव से पूर्ण रूप से संबंधित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीखने की तत्परता। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की तत्परता। बच्चे सीखने के लिए तत्पर होते हैं तभी प्रभावकारी अधिगम कर पाते हैं। तत्परता का निर्धारण करने के लिए आपको बच्चों के भावनात्मक और बौद्धिक विकास का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। कि जब बच्चे सीखने के लिए रेडी होंगे तभी वो चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे। और एक टीचर को क्या चाहिए कि उनके भावनात्मक और बौद्धिक विकास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम वातावरण। विद्यालय में प्रभावशाली शिक्षा के लिए विद्यालय का वातावरण अधिगम के अनुकूल होना आवश्यक है। समय व स्थान के अनुसार अधिगम व शिक्षण की प्रक्रिया को परस्पर क्रिया की अनुमति होना आवश्यक है। तो अधिगम के लिए वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अधिगम वातावरण का सृजन एवं निर्माण प्रभावशाली कक्षा के संगठन के द्वारा, पारस्परिक क्रिया के द्वारा और पूरे विद्यालय के प्रदर्शन एवं खोजपूर्ण वातावरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चा कैसे वातावरण से प्राप्त कर सकता है चीज़ें, प्रभावशाली कक्षा के संगठन के द्वारा, पारस्परिक क्रिया के द्वारा, ठीक है। मतलब बच्चे की टीचर से भी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए और अपने फ्रेंड से भी, ठीक है। विद्यालय में क्या होना चाहिए, प्रदर्शन और खोजपूर्ण वातावरण होना चाहिए जिससे कि बच्चे अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधिगम और प्रेरणा। प्रेरणा वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को कार्यपूर्ण करने तक उसे समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित व दिशा देता है, ठीक है। तो अधिगम के लिए प्रेरणा भी होना ज़रूरी है जिससे कि क्या होता है कि समस्त क्रियाकलापों को वो कंट्रोल करता है और उसे एक डायरेक्शन देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रेरणा होती है हमारी दो की, फर्स्ट होती है आंतरिक प्रेरणा और सेकंड होती है बाह्य प्रेरणा, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा रुचि व आनंद से स्वतः उत्पन्न होती है, ना कि किसी बाह्य बल के कारण, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा किसी क्रियाकलाप में प्राप्त होने वाले आनंद पर आधारित होती है, ना कि किसी बाह्य पुरस्कार के लालच में। आंतरिक प्रेरणा से उच्च कोटि का अधिगम होता है, ठीक है। जो इंटरनल मोटिवेशन होती है वो बच्चा खुद से ही करता है, ठीक है। अगर वो बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है तो वो खुद ही पढ़ेगा, उसे कोई मतलब किसी पुरस्कार या अवार्ड की ज़रूरत नहीं होगी कि अगर मुझे ये मिलेगा या मुझे कोई अवार्ड मिलेगा तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगा। वो बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट से ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाह्य प्रेरणा। किसी बाह्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना बाह्य प्रेरणा कहलाता है, ठीक है। अधिकतर बाह्य प्रेरणा के स्रोत इनाम, प्रशंसा जैसे पैसे व अंक आदि हो सकते हैं, ठीक है। जो बाह्य प्रेरणा होती है वो कैसे होती है कि अगर कोई बच्चा है उसे कह देंगे कि 10th में तुम्हारे 90% आने चाहिए और तुम्हें बाइक मिलेगी, तो वो क्या हो जाती है, इस तरह से एग्जाम्पल हो जाता है बाह्य प्रेरणा का, ठीक है। तो उसे पहले से ही पता है कि उसे क्या अवार्ड इसमें मिलेगा, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ाई करता है, ठीक है। वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है वो।
तो इसमें बच्चा एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, उसे पहले ही पता है कि उसे इसमें क्या अवार्ड मिलने वाला है, पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, तो ये हमारे कहलाती है बाह्य अभिप्रेरणा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है कि नए प्रवेश पाने वाले बच्चे जिसका नाम झुम्पा है, तो वो किस तरह से सीखता है वो देखते हैं। वह साधारण वाक्यों में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकती है। वह विषय के अनुसार क्रिया के काल का उपयुक्त उपयोग करते हुए बोलती है। ठीक है, वह साधारण वाक्य बोलती है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए। वह विषय के अनुसार या क्रिया के काल का उपयुक्त यूज करके बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। वह साधारण प्रश्नों जैसे आपने दोपहर के भोजन में क्या खाया, आप कौन सा खेल पसंद करती हैं, कल आपके घर कौन आया के उत्तर देती है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के वो आंसर देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह जिज्ञासु है, बहुत सारे प्रश्न पूछती है। वह अध्यापक के कथानुसार कार्य करती है और उनकी बातों को समझती है। ठीक है, वो जिज्ञासु भी है और क्या करती है, वो क्वेश्चनिंग करती है और क्या करती है, वो जो टीचर कहते हैं उन बातों को समझती है और जैसे टीचर कहता है वैसा ही कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेल के नियमों का मजबूती से पालन करते हुए कुछ खेल खेलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद्यालय ही सीखने की एकमात्र जगह नहीं है और कोई भी अपने चारों ओर से इस संसार में अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला सीख सकता है। ठीक है, कि केवल स्कूल या कॉलेज ही सीखने के लिए एक ऐसा प्लेस नहीं है, इंसान कहीं से भी सीख सकता है, अपने आसपास से, किसी बड़े से या कहीं के भी एक्सपीरियंस से। ठीक है, यदि हम स्वाभाविक तौर से अनुभव ग्रहण करने के प्रक्रिया को जानते हैं तो हम कक्षा में उन प्रक्रियाओं के उपयोग से अधिगम को अधिक प्राकृतिक और अर्थपूर्ण और सीखने के लिए आसान बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक टीचर को पता है कि अनुभवों को कैसे ग्रहण किया जाता है और उस प्रक्रिया को बच्चों को इस तरह से समझाए कि जिससे कि उसकी जो टीचिंग है वो क्या हो जाए, अर्थपूर्ण हो जाए और बच्चे सीखने के लिए भी प्रेरित हों और वो ईजिली सीख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण। अनुकरण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार या क्रिया की नकल होती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा किसी टीचर से इंस्पायर है तो वो उसकी तरह ही बनने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंस्पायर होता है किसी भी तरीके से और वो उसे अनुकरण करता है। ठीक है, या कुछ ऐसे अन्य व्यक्ति होती हैं जिसके प्रत्यक्ष संपर्क में बच्चा नहीं रहता लेकिन वे अनुकरण के लिए आदर्श बन सकते हैं। कि अनुकरण होने के लिए सिर्फ टीचर का एग्जाम्पल ही नहीं है, जैसे कि विवेकानंद है या इस तरह से कोई भी व्यक्ति हैं तो उनसे भी बच्चे अनुकरण कर सकते हैं और उनके आदर्श भी वह बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि व्यक्ति इतिहास या पौराणिक कथाओं के आदर्श हो सकते हैं। ठीक है, हमारे इतिहास या पौराणिक कथा हैं उनके भी व्यक्ति आदर्श बच्चों के हो सकते हैं, जैसे अशोक महान, शिवाजी, गांधी, नेहरू, मदर टेरेसा, श्री राम, श्री कृष्ण, इस तरह से आदर्श भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध कॉमिक्स के चरित्र भी छोटे बच्चों के आदर्श बन जाते हैं, इन्हें सांकेतिक आदर्श कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माता पिता, सहोदर व अध्यापक बच्चों को कुछ महान हस्तियों के उदाहरण भी देते हैं। ऐसे आदर्शों को या तो वास्तविक आदर्श या उदाहरणीय आदर्श कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुकरण को बल देने के 3 रास्ते हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष प्रशंसा या इनाम प्रदान करना, सेकंड है संतोषजनक परिणाम और थर्ड है प्रतिनिधित्व पुनर्बलन। तो अनुकरण क्या है कि अनुकरण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर सीखता है। ठीक है, अनुकरण के लिए जो हमारी इतिहास है या हमारी पौराणिक कथा है उनके व्यक्ति भी आदर्श बच्चों के बन सकते हैं, या कोई व्यक्ति किसी बच्चे को इंस्पायर करता है या किसी बाल साहित्य के भी आदर्श बच्चों के बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और अनुकरण को बल देने के 3 रास्ते होते हैं। तो पहला फर्स्ट है इसमें बच्चों को इनाम दे देना। ठीक है, या उन्हें संतोषजनक परिणाम मिल जाना या प्रतिनिधित्व पुनर्बलन मिलना। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुकरणीय व्यवहार की 3 श्रेणियां हैं। फर्स्ट है आदर्शीय प्रभाव, सेकंड है दमनात्मक प्रभाव और थर्ड है प्रकटीकरण का प्रभाव। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, किसी आदर्श के अवलोकन के परिणाम स्वरूप ग्रहण किए गए नए व्यवहार आदर्शीय व्यवहार में शामिल होते हैं। कि जो हमारा कोई आदर्श होता है उसके द्वारा जो व्यवहार ग्रहण किए जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, आदर्शीय व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आमतौर पर समान व्यवहार में व्यस्त किसी आदर्श को दंडित होता हुआ देखने के परिणाम स्वरूप आदर्श के पथभ्रष्ट व्यवहार के प्रतिबंध से ये दमनात्मक प्रभाव संबंधित हैं। तो दमनात्मक प्रभाव क्या है इसमें, कि अगर हमारा कोई आदर्श है और उसे दंडित किया जाता है किसी भी तरह से, तो उस आदर्श के क्या हो जाता है, पथभ्रष्ट व्यवहार में जो प्रतिबंध आ जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, दमनात्मक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे आदर्श है उसकी किसी तरह से इंसल्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है और वो अपने टीचर से इंस्पायर है और उसकी इंसल्ट सपोज प्रिंसिपल कर देता है, तो वो बच्चा थोड़ा क्या हो जाएगा, वो देखेगा कि मतलब जो उसके आदर्श हैं उसे इंसल्ट किया गया है, तो वो उससे क्या हो जाएगा, उसके व्यवहार से पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, अदमनात्मक प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रकटीकरण प्रभाव। तो इसमें प्रकटीकरण प्रभाव किसी आदर्श के प्रतिक्रियात्मक कार्य से संबंधित है, ना कि व्यावहारिक विशेषताओं पर। प्रकटीकरण किससे संबंधित है, किसी भी प्रतिक्रियात्मक कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है, यह एक उदाहरण समूह का व्यवहार है, जैसे किसी खेल की घटना में भीड़ में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ताली बजा रहा है। ठीक है, कि अगर क्रिकेट मैच हो रहा है और सब प्ले ग्राउंड में हैं और अगर एक पर्सन ताली बजाता है तो उसे देखकर और भी भीड़ के जो लोग होते हैं वो भी ताली बजाने लग जाते हैं। ठीक है, तो वही इसका एक एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, अपने विद्यार्थियों के द्वारा प्रकटीकरण के लिए आदर्श बनने की कोशिश कीजिए। व्यवहार के सकारात्मक पहलू का प्रदर्शन अपने विद्यार्थियों के सामने कीजिए। तो इसमें टीचर्स के लिए कहा गया है कि टीचर्स को अपने स्टूडेंट के सामने क्या करना चाहिए, आदर्श बनने की कोशिश करनी चाहिए और अपने व्यवहार के पॉजिटिव पॉइंट ही शो करने चाहिए। ठीक है, शिक्षक के सकारात्मक अभ्यास जैसे स्वच्छता, समयबद्धता, सच्चाई और सुंदरता आदि सभी चीज़ों को प्रकटीकरण सिखाने के लिए प्रभावकारी हैं। कभी भी अपनी किसी कमजोरी का प्रदर्शन बच्चों के सामने ना करें। ठीक है, तो बच्चों के लिए आदर्श बनने के लिए क्या होना चाहिए, कि आपको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पंचुअल होना चाहिए, सच बोलना चाहिए और आप साफ़ सुथरे दिखने चाहिए, जिससे कि बच्चे थोड़े आपको देख के इंस्पायर भी हों। ठीक है, और अपना कोई निगेटिव पॉइंट बच्चों को नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप इतिहास, सामाजिक विज्ञान, साहित्य और कहानी आदि बच्चों को सिखा रहे हों तो हमेशा महत्व चरित्रों के सकारात्मक पहलू को बच्चों के द्वारा प्रकटीकरण के लिए चिन्हित कीजिए। ठीक, कि अगर आप कोई इतिहास पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान या कोई साहित्य की ऐसी कहानी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई अगर कैरेक्टर है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट को ही हाईलाइट करना चाहिए बच्चों के सामने, जिससे कि वो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं उन्हें कैचअप कर सकें और लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव चीज़ें ही सीख सकें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जब कोई बच्चा सकारात्मक व्यवहार को प्रकट करता है तो इसे पहचानने की कोशिश कीजिए और उसे उत्साहित कीजिए कि वो ऐसा पुनः करें। कि अगर कोई बच्चा है पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है तो इसे पहचानने की कोशिश भी करनी चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, इनकरेज भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, अवलोकन। नेक्स्ट है इसमें अवलोकन। तो अवलोकनात्मक अधिगम, इसके और नाम क्या है, अधिगम या आदर्शात्मक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार का जो अधिगम है अवलोकनात्मक, तो ये क्या होता है, प्रकार का अधिगम है जो दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार को देखने, अपनाने व परखने से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अवलोकनात्मक अधिगम जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है, दूसरों के व्यवहार को देखने से, उसे अपनाने से और उसे परखने से और उसे ग्रहण करने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, यह अनुकरण से अलग है जिसमें अवलोकनकर्ता आदर्श के व्यवहार की नकल करता है। ठीक है, कि मतलब कोई अगर किसी की कॉपी करने लग जाए तो वो क्या होता है, अवलोकनात्मक
अधिगम होता है। ठीक है, तो बंडूरा ने इसमें 4 पॉइंट बताए थे। फर्स्ट है इसमें अवधान, सेकंड है धारण, थर्ड है पुनरुत्पादन और फोर्थ है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बंडूरा 1977 सुझावित करते हैं कि एक आदर्श से सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके व्यवहार का अवलोकन करना, संज्ञानात्मक रूप से उससे संबंधित होना, उसका अभ्यास करना और उसके बाद क्या है, इसके बाद उस पर कार्य करना। ठीक है, ये तरीका इन्होंने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुनर्निर्माण की गतिक प्रक्रिया। इसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है और दूसरी, पहले उस कार्य की श्रृंखला का वास्तव में अभ्यास करना, दृश्याकृति की कल्पना और दिमागी रूप से अभ्यास करना भी अवलोकनकर्ता को उस कार्य के प्रदर्शन को स्वाभाविक बनाने में सहयोगी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में यही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखना, समझना। कोई व्यक्ति किसी के व्यवहार की नकल कर रहा है या उसका अवलोकनात्मक अधिगम कर रहा है उससे, तो उसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली है उसमें कि वो जो उसने कार्य किया है उसकी मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता, यानी कि बेसिक चीज़ों की नीड होती है इसमें पहली तो, और सेकंड होती है इसमें प्रैक्टिस करना उस चीज़ की। यही इसमें 2 मेन चीज़ बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट है अवलोकनकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि अवलोकनकर्ता के द्वारा दिमाग में किए गए अभ्यास एवं स्टोर किए गए विचारों के द्वारा अवलोकन किए गए व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ठीक है, कि जिस तरह से कोई किसी के व्यवहार को अनुकरण कर रहा है तो वो उसके व्यवहार को खुद अनुकरण करके उसका प्रस्तुतिकरण करे, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन करे। ठीक है, अवलोकन किए गए व्यवहार का शुद्धिकरण करना चाहिए और अवलोकनकर्ता को समुचित प्रेरक परिस्थितियों के बीच सीखे गए व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें प्रयत्न एवं त्रुटि। तो ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और कब दिया था? 1913 में। और इन्होंने प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर किए थे। तो इन्होंने 3 नियम बताए थे मेन, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और थर्ड बताया था इन्होंने तत्परता का नियम। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अभ्यास का नियम, उपयोग करने का नियम और उपयोग ना करने का नियम। तो इन्होंने अभ्यास के नियम को क्या बताया था? उपयोग करने का नियम और उपयोग ना करने का नियम। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, जिस व्यवहार का परिणाम सुखदायी होता है उस व्यवहार को अपना लिया जाता है और ऐसी स्थिति पुरस्कार व इनाम की भूमिका अपनाए हुए व्यवहार की दृढ़ करने में सकारात्मक होती हैं। तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, अगर उसका रिज़ल्ट आपके अनुरूप आ जाता है तो उससे क्या होगा कि तो उससे आप क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? उसके परिणाम होंगे सुखदायी। ठीक है, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो उसके परिणाम होंगे दुखदायी। तो उसके लिए आप क्या हो जाएंगे? फिर उसे शायद पढ़े भी ना। ठीक है, तो उसमें डिमोटिवेशन भी आ जाता है। तो प्रभाव का नियम यह है कि अगर परिणाम अपने अनुरूप या जिस तरह से व्यक्ति सोचता है उसके अनुरूप आ जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? उससे खुश हो जाता है। ठीक है, उस व्यवहार को अपना लेता है और उसके परिणाम अनुरूप नहीं आता है तो उस व्यवहार को वो छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तत्परता का नियम। प्रभावशाली अधिगम तभी होता है जब विद्यार्थी अधिगम के लिए तैयार होता है। इस नियम का शैक्षिक उपयोगिता स्पष्ट है। एक बच्चा जो कि किसी विशेष प्रकार के अधिगम के लिए तैयार है। ठीक है, तो तत्परता का नियम क्या है कि अगर किसी बच्चे को कुछ सीखना है तो वो सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहभागिता। तो सहभागिता से अधिगम करके सीखना अर्थपूर्ण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली विधि है। तो सहभागिता क्या है कि दूसरे की हेल्प से सीखना। ठीक है, सहभागिता के क्या लाभ है? सक्रिय और अर्थपूर्ण अधिगम, एक दूसरे के बीच अनुभवों को बांटना, किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सम्मिलित साधनों को आकर्षित करना और खोज करना, तर्क वितर्क करना, समस्या को हल करने के खोजपूर्ण तथा वैकल्पिक समाधान निकालना। ठीक है, सहभागिता क्या है कि आपस में बातचीत करके, डिस्कस करके एक दूसरे से सीखना। ठीक है, तर्क वितर्क करके, खोज करके, समस्याओं को ढूंढ के एक दूसरे के साथ हेल्प करके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक गुणों का विकास करना, जैसे सहायता करना,
बांटना, महसूस करना और जिम्मेदारियों को ग्रहण करना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत गुणों का विकास, जैसे आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, प्रश्न पूछने का साहस करना, समूह में सहभागिता करना आदि। इस प्रकार के कार्य अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आदर्श भागीदारी बढ़ाने का यह उद्देश्य नहीं कि प्रत्येक विद्यार्थी एक जैसी बराबरी से भाग ले, अपितु एक वातावरण विकसित करना जिससे सबको सीखने का अवसर प्राप्त हो, जिससे कक्षा मिलजुल कर घटनाओं व समस्याओं को गहराई से व विभिन्न दृष्टियों से सीखें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें खोज तथा पूछताछ के द्वारा अधिगम। तो खोज और अधिगम एक पूछताछ आधारित अधिगम है। जेरोम ब्रूमर 1960 को खोज अधिगम का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो खोज या पूछताछ द्वारा जो अधिगम है उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ब्रूनर माने जाते हैं। ठीक है, 1960 में ये इन्होंने दिया था। खोज आधारित अधिगम उन समस्या समाधान परिस्थितियों में होता है जहाँ पर छात्र अपने ही अनुभवों व पूर्व ज्ञान को आधार बनाता है। ठीक है, तो खोज अधिगम कहाँ पर होता है? जहाँ वो अपनी समस्या समाधान निकालने की कोशिश करता है और अपने ही अनुभवों या पूर्व ज्ञान पर वो बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से नियम सिद्धांत सोचते हैं और सूझबूझ का प्रयोग करते हुए अपनी सोच का विकास करते हुए उपलब्ध आंकड़ों में आपसी संबंध ढूंढते हैं और संगठन का आयोजन करते हैं। कि अगर किसी विद्यार्थी के पास कोई समस्या है तो वो उन समस्या का समाधान अपने नियमों और अपने सिद्धांतों के हिसाब से ही निकालेगा। जो उसके पास सूझबूझ है या जो उसकी समझ है उसके अकॉर्डिंग ही वो सोच समझकर उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह विधि निम्न सिद्धांतों पर आधारित है: सक्रियता का सिद्धांत, तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, सक्रियता का, तर्क करने का, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का, कुछ उद्देश्य या अनुभवों का सिद्धांत या विकल्पों की खोज का सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट है इसमें खोजबीन अधिगम में अध्यापक समस्याओं का निर्माण करता है, समस्या में सहायता करता है और बच्चों के लिए एकत्रित होकर मिलजुल कर समस्या समाधान करने की प्रक्रिया को संभव बनाता है। ठीक है, तो उसमें टीचर क्या करता है? बच्चों की हेल्प करता है। ठीक है, और सभी क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें खोजपूर्ण अधिगम के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। कि अगर बच्चे को खोजपूर्ण अधिगम हमें सिखाना है तो वो कैसे कर सकता है बच्चा? उसके सामने क्या कर देंगे हम? सबसे पहले एक प्रॉब्लम दे देंगे और जो हमारी लेसन प्लान होगा वो बच्चे की प्रतिक्रिया पर या उसकी रिएक्शन पर बेस्ड होगा। बच्चे से क्वेश्चन करेंगे हम, अब सारी क्वेश्चन करेंगे या अभी सारी क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट और टीचर आपस में परस्पर क्रिया न करके सिर्फ स्टूडेंट आपस में क्रिया करेंगे। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट बताए गए हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि उनके सामने समस्या रखें। पाठ्य योजना की पाठ्य वस्तु बच्चों की प्रतिक्रिया पर आधारित होनी चाहिए। अभिसारी या अपसारी उत्तर उनके होने चाहिए। बच्चों को अनेक उत्तर देने के लिए कहें और अनेक कारण देने को कहें और अनेक अर्थ देने को कहें। ठीक है, जिससे कि बच्चे क्या है ज़्यादा सोच सके उस चीज़ के बारे में। विद्यार्थी अध्यापक परस्पर क्रिया की अपेक्षा विद्यार्थी परस्पर क्रिया को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें स्टूडेंट के बीच में क्या होने चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ना कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान में निम्नलिखित लक्षण शामिल होते हैं। फर्स्ट है इसमें उद्देश्यों को प्राप्त करना। सेकंड है उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कहानियाँ, सम्मुख समस्या को हल करने की योजना आई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसे यानी कि समस्या के समाधान में क्या क्या लक्षण होते हैं? उद्देश्यों को प्राप्त करना, जो उसके मार्ग में प्रॉब्लम्स आती है वो आना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें सम्मुख समस्या के संतोषजनक समाधान तक पहुंचना और उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना, समस्या की पहचान करना और परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण भी करना और विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए और परिकल्पना का निर्माण करना और परिकल्पना की जांच करना और परिणामों का सत्यापन करना। ठीक है, तो समस्या समाधान के लिए क्या ज़रूरी होता है? समस्या का होना ज़रूरी होता है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, उसके मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती हैं
उनका सॉल्यूशन निकालना होता है, उद्देश्य पूरा करना होता है, जो भी हमारी समस्या है उसकी पहचान करनी होती है, उसे डिफाइन करना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस बनानी होती है, हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें, शिक्षक की भूमिका निम्न प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की भूमिका निम्न प्रकार है। तो इसमें टीचर क्या काम करता है, तो समस्या की परिस्थिति का सर्जन करता है, ठीक है। जो टीचर क्या करेगा, प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करता है जिससे कि बच्चे डरे नहीं और अपनी बात को जो उनके मन में है एज इट इज़ बोल सकें। समस्या को समझने, परिभाषित करने और वर्णन करने में बच्चों की सहायता करता है, जो उन्हें समझ नहीं आता उनकी हेल्प करता है। समस्या का विश्लेषण करने में बच्चों की सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिकल्पना का निर्माण करने और उसकी जांच करने में बच्चों को प्रोत्साहित करता है और बच्चों में जटिल सोच, मुक्त मस्तिष्क, पूछताछ करने का साहस और खोज का विकास करने में उनकी सहायता करता है, ठीक है। तो टीचर क्या काम करता है, एज ए फैसिलिटेटर काम करता है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आती है उसमें बच्चों की हेल्प करता है समझाने में, या जो वो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं उसमें बच्चों की हेल्प करता है, या जो वो और बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करता है, थिंकिंग करने के लिए इनकरेज करता है, और ऐसा वातावरण देने की कोशिश करता है जिससे कि बच्चे अपनी पूरी फ्रीडम से बातचीत कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है अधिगम सार्थकता के रूप में। तो अधिगम सार्थकता के रूप में क्या है, अवबोधन को किसी व्यक्ति के कार्य करने के ढंग में समझा जा सकता है। अधिगम का अर्थ है कार्यपरक वैकल्पिक अर्थों को रखकर पुराने अर्थों को बदलना। तो अधिगम सार्थकता के रूप में कैसे होगा, एक समझ विकसित करना बच्चे में, और जो वो भी, और अधिगम का अर्थ क्या होता है कि जो बच्चों में समझ आई है उसके अर्थों को रखकर पुराने अर्थों को चेंज करना, ठीक है। जो उसकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है उसमें नई चीज़ें ऐड करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। पॉइंट है शिक्षण की प्रक्रिया। कक्षा में सिखाने के लिए शिक्षक जो कुछ करता है शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षण क्या है कि जो भी टीचर कक्षा में बच्चों को सिखाने के लिए एक्टिविटी या जो भी पढ़ाई लिखाई वो करता है वो सभी क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें व्यवहारिक रूपांतरण के लिए शिक्षण। व्यवहार उन सभी व्यक्तित्व विशेषताओं जो व्यक्ति में होनी चाहिए का योग होता है। व्यवहार एक अवलोकन की क्रिया है जिसका व्यक्ति प्रदर्शन करता है। तो व्यवहार क्या है, जो भी व्यक्ति में विशेषता या क्वालिटीज़ होती हैं उन सभी का जो प्रदर्शन करता है। तो व्यवहार क्या है, व्यवहार एक व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं जिसका वो प्रदर्शन करता है और जो उसकी विशेषताओं का योग होता है। तो व्यवहार क्या है, एक अवलोकन की क्रिया है जिसका व्यक्ति प्रदर्शन करता है, यानी कि जो उसके पास बिहेवियर होता है सभी उस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार इस तरह का है। तो व्यवहार क्या है, एक व्यक्ति का प्रदर्शन है जो कि उसके पास विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अवलोकन किया गया व्यवहार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, प्राप्त किया गया व्यवहार और निकाला गया व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब एक बच्चा निम्न दो अवलोकन योग्य व्यवहारों को सामान्य ग्रहण किए गए व्यवहार के रूप में प्रदर्शन के लिए तैयार करता है, जैसे प्राप्त किया गया व्यवहार और स्वाभाविक व्यवहार। जब हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार का रूपांतरण हो गया है। व्यवहार रूपांतरण के दो चरण हैं। पहले चरण से संबंधित व्यवहारिक क्रियाएं बार बार जब अपेक्षा की जाए होती हैं। तो व्यवहार दो प्रकार का होता है, एक तो प्राप्त किया गया व्यवहार और निकाला गया व्यवहार, यानी कि जो बच्चे ने चीज़ें अडेप्ट करी हैं वो व्यवहार। जो बच्चा अपने ज्ञान से चीज़ें सीखता है वो क्या कहलाता है, प्राप्त किया गया व्यवहार कहलाता है। और दूसरा निकाला गया व्यवहार क्या है वो देखते हैं। सेकंड है दूसरा चरण। व्यवहार सुधार को निरंतर बनाए रखने से संबंधित है, ताकि वर्तमान और सीखे हुए व्यवहार में गुणवत्ता लाने के लिए और नए सुधार की आदत पक्की करने के लिए दोहराव और सुधार किया जा सकता है, ठीक है। कि जो भी हमारा वर्तमान स्थिति है उसमें चेंज लाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए ही क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है और उसकी विशेषताओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी। नेक्स्ट आता है इसमें शास्त्र। तो इसमें यह है शास्त्रीय अनुकूलन। तो ये क्या है, प्राप्त किए गए व्यवहार का अनुकूलन है। और सेकंड है सक्रिय अनुकूलन। ये क्या है, स्वाभाविक व्यवहार का अनुकूलन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है 1890 के आसपास पावलेन के प्रयोगों में घंटी एक अनुकूलन यानी कि उद्दीपन, खाना एक प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपन और खाने को देखकर लार का टपकना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वहीं घंटी के बजने पर लार का टपकना और
एक अस्वाभाविक या अनुकूलन प्रतिक्रिया है। तो जो पावलो ने प्रयोग बताया था तो उसमें क्या है, घंटी क्या थी, एक अनुकूलन उद्दीपन था, ठीक है। और खाना क्या था उसमें, प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपन था। और खाने को देखकर जो कुत्ते के मुंह में लार आती थी वो क्या था, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, ठीक है। और वहीं जो घंटी के बजने पर उसके लार का टपकना था वो क्या थी, एक अस्वाभाविक या अनुकूलन प्रतिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, एक उद्दीपन या एक परिस्थिति किसी अनजान उद्दीपन से जोड़ने पर जो व्यवहार उत्पन्न होता है उसे शास्त्रीय अनुकूलन कहते हैं। कि एक परिस्थिति का किसी अनजान परिस्थिति से जोड़ देना ही क्या कहलाता है, शास्त्रीय अनुकूलन कहलाता है। इसे प्रत्युत्तर अनुकूलन भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड नेम क्या है इसका, शास्त्रीय अनुकूलन का प्रत्युत्तर अनुकूलन, क्योंकि प्रकटीकरण व्यवहारिक उद्दीपन की प्रतिक्रिया के कारण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें सक्रिय अनुकूलन। सक्रिय अनुकूलन क्या है कि BF स्किनर ने दिया था 1940 में और उन्होंने प्रयोग किए थे चूहों पर और कबूतरों पर। सक्रिय अनुकूलन शारीरिक इंद्रियों के द्वारा निकाला गया व्यवहार या पुनर्बलन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्बलन और व्यवहार के बीच संबंध की खोज से और ये स्पष्ट करना कि व्यवहार इसके परिणाम और कैसे प्रभावित करता है, स्किनर विशेष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुदृढ़ करना एवं पुनर्बलन में अंतर करता है। उदाहरण, एक इनाम या भोजन सुदृढ़ करता है और जब किसी प्रतिक्रिया या परिणाम को निकालने के लिए भोजन प्रस्तुत किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, उसका पुनर्बलन कहलाता है, ठीक है। अब पुनर्बलन भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है पुनर्बलन। तो पुनर्बलन भी 2 टाइप का होता है, फर्स्ट होता है पॉजिटिव और सेकंड होता है निगेटिव, ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें सकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि इनाम सकारात्मक पुनर्बलन में निकाले गए व्यवहार के बाद सुखदायक उद्दीपन दिए जाते हैं जो व्यवहार की घटना को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि जिसमें बच्चे को इनाम दिया जाता है और जिससे कि बच्चा क्या उसे सकारात्मक रूप में लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ऋणात्मक पुनर्बलन, यानी कि आराम। नकारात्मक पुनर्बलन तब होता है जब निकाले गए व्यवहार के साथ किसी अप्रिय उद्दीपन को दूर किया जाता है। इससे निकाले गए व्यवहार की घटना बढ़ जाती है। फेल होना, छुट्टी के बाद रोक कर रखना, शर्मिंदा करना, मजाक उड़ाना आदि। तो ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन क्या है कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो फेल हो गया है तो उसे क्या पुनर्बलन मिलेगा, इसमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा कि उसे उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जब इनका निवारण हो जाता है तो विद्यार्थियों को सुख मिलता है और वह अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें दंड प्रक्रिया पुनर्बलन नहीं है। जो दंड की प्रक्रिया होती है वो क्या है, पुनर्बलन नहीं होती है, ठीक है। दंड या दुखदायक उद्दीपन प्रस्तुत करता है या एक सुखदायक उद्दीपन को निकाल देता है जिसके कारण बच्चों को शारीरिक और भावात्मक दोनों तरह से दुख पहुंचता है, ठीक है। कि जो दंड की प्रक्रिया होती है, बच्चों को जो दंड दिया जाता है वो कोई पुनर्बलन नहीं होता है। उससे क्या होता है, उनका इमोशनल और फिजिकल क्या होता है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक दोनों रूप से ही बच्चों को दुख पहुंचता है उस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, शारीरिक दंड देना, डांटना, चेतावनी देना, छुट्टी के बाद बच्चों को रोकना आदि विद्यालयों में दिए जाने वाले कुछ दंड के उदाहरण हैं, ठीक है। इस तरह के दंड स्कूल में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है योजनाबद्ध अधिगम या योजनाबद्ध निर्देशन और हाल ही में चलाई गई कंप्यूटर सहायक अधिगम उनमें से मुख्य है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है अधिगम में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट है अभ्यास बिना पुनर्बलन किए अधिगम को नहीं बढ़ाता और पुनर्बलन में बदलाव व्यवहार में सुधार में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अप्रिय व्यवहार को समाप्त करने में सजा अधिक प्रभावशाली नहीं है, ठीक है। और कार्य में रुचि और सुधार अधिगम के लिए चालक की तरह क्या करती है, काम करती है। आलोचना यह है कि इसमें केवल बाहर से दिखाई देने वाली व्यवहारिक क्रिया पर ध्यान दिया जाता है और उसी को अधिगम का प्रतीक समझा जाता है, ठीक है। कि जो पुनर्बलन है इसमें सिर्फ कि इसमें बाहर से जो दिखाई देती है व्यवहार उस पर ही ध्यान दिया जाता है, इसमें अधिगम का कोई प्रतीक नहीं समझा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षण। तो संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ है जानने की कला, ठीक है।
पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की जन्म से लेकर 14 या 15 वर्ष की आयु तक की विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है, जबकि संज्ञानात्मक विकास चरम सीमा पर होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी। फर्स्ट है इसमें संवेदिक या गत्यात्मक काल, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष की आयु तक। सेकंड है पूर्व संक्रिया काल, 2 से 7 वर्ष की आयु तक। थर्ड है स्थूल संक्रिया काल, 7 से 11 वर्ष की आयु तक। और फोर्थ है औपचारिक संक्रिया काल, इसकी एज होती है 11 या 12 से लेकर 14 या 15 वर्ष की आयु तक। अब ये देख लेते हैं हम एक बार टेबल से कि संज्ञानात्मक विकास की पियाजे की 4 अवस्थाएं, ये अवस्था दी गई है इधर, ये आयु दी गई है और इसकी विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फर्स्ट वाली स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें संवेदी या गत्यात्मक काल, जिसकी एज क्या होती है 0 से लेकर 2 साल तक की होती है। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है कि बुद्धिमत्ता संबंधित गत्यात्मक क्रियाकलाप, वर्तमान और नज़दीकी घटनाओं व वस्तुओं से संबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, और इसकी क्या विशेषता है, ना ही कोई भाषा होती है और ना ही कोई उसका विचार होता है बच्चे का, और किसी वस्तु का वास्तविकता से कोई विचार इसमें नहीं होता है। ठीक है, 0 से लेकर 2 साल की एज में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पूर्व संक्रिया काल, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष की आयु। इसमें क्या होती है विशेषताएं, अहम केंद्रित विचार होते हैं बच्चे के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूर्व अवधारणा काल, 2 से 4 वर्ष की आयु होती है। ग्रहण बोध के आधार पर यह तर्क वितर्क करता है। ठीक है, सहज बोधनीय काल, 4 से 7 वर्ष की आयु होती है। इसकी विशेषता है तर्कपूर्ण समाधान की अपेक्षा सहज बोध से समाधान संरक्षित करने अयोग्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्थूल संक्रिया काल, 7 से लेके 12 वर्ष की एज होती है। इसमें विशेषताएं इसकी संरक्षित करने के योग्य, वर्ग तथा संबंधों के बारे में तर्क देना, संख्याओं को समझना, स्थूल वस्तुओं और अनुभवों को समझना, विचारों में विरोधाभास का विकास होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें औपचारिक संक्रिया काल, इसकी एज होती है 11 से लेकर 15 साल तक। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं हैं विचारों से संपूर्ण सामान्यीकरण, वैचारिक अभिव्यक्ति की सोच, परिकल्पित विचारों एवं स्थितियों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। और नेक्स्ट है इसमें सशक्त आदर्शवाद का विकास। ठीक है, अब देखते हैं हम संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं इसमें संरक्षण से यह तात्पर्य है कि कोई भी संख्या या मात्रा तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जाता है, चाहे वस्तुओं या वस्तु के भंडार की स्थिति या स्थान बदलता रहे। ठीक है, संरक्षण का क्या मतलब होती है कि कोई भी संख्या या मात्रा तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक कि उसमें कुछ ऐड न किया जाए या उसमें से कुछ घटाया न जाए। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर इसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है, और इसमें ऐड करके दिखाया गया है और इसमें घटाकर दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका वर्गीकरण। नेक्स्ट है इसमें वर्गीकरण, वस्तु की समानता एवं विभिन्नता के अनुसार समूहीकरण करना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, वस्तु की उनकी सिमिलैरिटीज़ पर, उनके डिफरेंसेस पर जो भी चीज़ों को ग्रुप बनाया जाता है कि जो चीज़ें समान है या जो चीज़ें विभिन्न हैं, अलग हैं, तो वही समूह क्या कहलाता है, हमारा वर्गीकरण कहलाता है। एक पूर्व संक्रिया काल में बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण करने के योग्य नहीं होता। ठीक है, पूर्व संक्रिया काल में बच्चा चीज़ों को क्या नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता या क्लासिफाइड नहीं कर सकता, और एक ही समय में 2 वस्तुओं से अधिक की तुलना नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रेणीकरण, एक समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की योग्यता श्रेणीकरण कहलाती है, कि किसी भी वस्तु को सीक्वेंस में लगाना या क्रमबद्ध तरीके से लगाना ही क्या कहलाता है, श्रेणीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है यह इसलिए औपचारिक है क्योंकि जिन मामलों में बच्चा अब तक संबंधित हो सकता वो मुख्य रूप से काल्पनिक या परिकल्पना पर आधारित तथा स्थूल वस्तुओं एवं घटनाओं से स्वतंत्र एवं अमूर्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, यदि ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी तो ए और सी के बीच क्या संबंध है। लेव वाइगोत्स्की एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, भाषा व संस्कृति के। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की किससे संबंधित है, भाषा व संस्कृति से। नेक्स्ट है बच्चा भाषाई कार्य के विकास में 3 अवस्थाओं से गुजरता है, तो क्या है वो 3 स्टेजेस देखते हैं।
फर्स्ट है सामाजिक भाषण, ठीक है, ये 3 या 4 वर्ष की आयु से पहले होता है। दूसरों को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत रूप से उपयोग या सामान्य अवधारणा की अभिव्यक्ति इसमें होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, अहम केंद्रित भाषण 3 से लेकर 7 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें बच्चा अक्सर अपने बारे में बात करता है और ऊंचे स्तर में बोलता है। इसमें बच्चा स्वयं अपने व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करने की भूमिका निभाता है, ठीक है। थर्ड है इसमें अंदरूनी मन के अंदर भाषण, 7 वर्ष से ऊपर की आयु में यह बच्चा करता है। यह एक बिना बोला हुआ संवाद होता है जो विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, जब प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बारे में विचार करते हैं तो उनमें से अधिक बच्चे स्थल संक्रिया काल के होते हैं। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं वो औपचारिक संक्रिया काल के होते हैं, ठीक है। जो बच्चे प्राइमरी लेवल पर होते हैं वो कौन से काल के होते हैं? संक्रिया काल के, स्थूल संक्रिया काल के। और उच्च प्राथमिक लेवल पर होते हैं वो किस काल के होते हैं? औपचारिक संक्रिया काल के, ठीक है। इनकी एज अभी हमने पीछे डिस्कस भी की है। नेक्स्ट है, एक अच्छी साम्यावस्था बनाने की आवश्यकता है। पूर्व अनुभवों, पुराने अधिगम और व्यवहार के बीच संतुलन के रूप में धारण करना और नए परिवर्तन को बनाना। इस प्रकार संतुलन कायम रखना बालक को व्यवहार व क्रियाओं में परिवर्तन के सामंजस्य में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, अधिगम अनुभव प्रदान करते हुए बालकों के परिपक्व स्तर को भी पहचानने की आवश्यकता होती है और भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का प्राथमिक संकेत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव निर्माण के लिए शिक्षण। अनुभव निर्माण के लिए शिक्षण कैसा होता है? संरचनात्मक अधिगम के आधार पर 2 पूर्वानुमान निम्न है। फर्स्ट है इसमें, वातावरण से बच्चे की सक्रियता से ही ज्ञान की संरचना होती है, ना कि असक्रियता से, ठीक है। जो वातावरण में एक्टिवनेस होती है उससे ही बच्चे का ज्ञान का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण से प्राप्त बच्चे के अनुभवों के द्वारा लगातार रूपांतरित एवं स्वीकार आधारित प्रक्रिया जानने के लिए आना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, ज्ञान के निर्माण की ये प्रक्रिया निम्न प्रकार से घटित होती है। फर्स्ट है नए विचारों को पूर्व ज्ञान या अनुभवों से जोड़ना, नए ज्ञान को संरचित करना, ठीक है। ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? नए विचारों को पूर्व ज्ञान से जोड़ लेना और अनुभवों से जोड़ लेना और नए ज्ञान में विकसित कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अवधारणाओं के आपसी सहसंबंधों पर ध्यान केंद्रित करने से नए विचारों व ज्ञान की संरचना होती है। अधिगम की आरंभिक अवस्था से मानसिक छवि बनाना, ठीक। जैसे ही बच्चे की स्टार्टिंग में आरंभिक अवस्था में मानसिकता बन जाती है उस तरह से ही फिर उसकी लाइफ टाइम भी चलती है। सामाजिक समूहों में परस्पर क्रिया अथवा सामाजिक विषय अधिगम को सार्थक बनाने में सहायक होते हैं। तो जो सामाजिक समूह में वार्तालाप वगैरह होती है और सामाजिक विषय होते हैं, इससे बच्चे जो सीखते हैं वो बच्चे के ज्ञान को सीखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अनुभव के आधार पर सीखते हैं बच्चे। यूनिट यहाँ पर फिनिश हो गई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।